जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रज्ञान अकेडमी पर। मैं हूँ साक्षी शर्मा। मेरे चैनल से संबंधित आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझे इन आईडीज़ पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही मेरे हर लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो देखिए, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, भारत का संविधान। कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया था जिन्होंने मुझे बोला कि मैम आप प्लीज़ पॉलिटी की वीडियो स्टार्ट करिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस पर एक वीडियो सेपरेट लेक्चर्स बनाऊंगी। तो इसके लिए ही मैंने ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है। तो आज जो हम पढ़ेंगे अध्याय 1 में, वो पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विकास। देखिए, हमारा जो संविधान है वो किसी एक दिन में या एक चरण में नहीं बना या कुछ सालों में नहीं बना है ना। देखिए, हर चीज़ को बनने में काफ़ी समय लगता है। भले ही हमें प्रत्यक्ष रूप से पता ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य उसे काफ़ी लंबा समय लगता है ना। जैसे हमारी स्वतंत्रता भले ही हमें 1947 में मिली है, लेकिन उसके पीछे भी 100 सालों का एक लंबा इतिहास रहा है। वैसे ही हमारा जो संविधान बना, उसके पीछे भी एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। जो उसका विकास का क्रम था, उसका भी एक लंबा इतिहास रहा है। तो उसे ही सबसे पहले हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, क्योंकि वो काफ़ी आधारभूत चीज़ें हैं जिससे हमारा संविधान बना है, और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ठीक है, और क्योंकि इसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा होता है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए, हमारे जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो ब्रिटिश काल में जब कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में, 1600 से ही प्रारंभ हो गया था। लेकिन कंपनी का जो चार्टर, कंपनी के जो अधिनियम आए, या फिर जो ब्रिटिश सरकार के जो अधिनियम आए, वो 1773 से प्रारंभ हुए, है ना। यहाँ 1973 लिख गया है बाय मिस्टेक, आप इसे सही करके 1773 कर लें। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से वो जो विकास का क्रम है उसका प्रारंभ होता है। अब आप पूछेंगे कि 1600 में जब कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, तो इतने लंबे समय के बाद क्यों सबसे पहला एक्ट आया। तो देखिए, कंपनी जब 1600 में स्थापित हुई तो एक काफ़ी छोटी इकाई के रूप में थी, है ना। काफ़ी सिमटी हुई थी, उसका कार्य जो था काफ़ी सिमटा हुआ था। लेकिन 1773 तक आते आते इतिहास की काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घट चुकी थी, जिसमें आता है एक प्लासी का और एक बक्सर का युद्ध 1757 और 1764 का जो युद्ध है प्लासी और बक्सर का, इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा था, है ना। उसके बाद सत्ता किसके हाथ में आ गई? ब्रिटिश कंपनी के हाथ में। ठीक है, अभी जो मैं ब्रिटिश कंपनी की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ ब्रिटिश सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि ब्रिटिश सरकार को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन कंपनी जो ये पूरी क्रियाकलाप कर रही है, इसके बारे में ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह से अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं थी कि वो इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है आगे। उसके राजनीतिक और व्यापारिक दायरे हैं काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो चुके थे। ठीक है, तो अब क्या होने लगा था कि जो कंपनी का जो साम्राज्य वो काफ़ी बड़े एरिया पर हो गया था, लगभग संपूर्ण भारत पर स्थापित हो चुका था। तब जो कंपनी के कर्मचारी हैं, उन्होंने काफ़ी लूटपाट की। ठीक है, लूटपाट से मतलब छीना झपटी नहीं, मतलब उपहार रिश्वत वगैरह लेने से काफ़ी ज़्यादा लूटपाट की। तो जब ये ब्रिटेन जाते थे, तो ब्रिटेन ये लोग जाते थे तो काफ़ी अमीर होके आते थे, वहाँ से भारत से काफ़ी अमीर होके आते थे। जबकि जो कंपनी है, जो कंपनी के जो शेयर्स हैं, वो लगातार गिरते जा रहे थे। अब कंपनी के शेयर्स गिरने से क्या मतलब है? कंपनी घाटे में जा रही थी। वहीं जो उसके कर्मचारी है, वो लगातार प्रॉफिट में जा रहे थे। तब जो ब्रिटिश सरकार है, उसने इस ओर ध्यान दिया तथा एक समिति गठित की, जिसके आधार पर ये बात उठी कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं,
उनमें भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ़ जाने के कारण कंपनी तो घाटे में जा रही है, साथ ही जो उसके कर्मचारी हैं वो लगातार फायदे में जाते जा रहे हैं। तो इस संबंध में सबसे पहला अधिनियम आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये पहला प्रयास था ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु। ठीक है, तो यहीं से प्रारंभ होता है भारत के संवैधानिक विकास का। ठीक है, तो इनको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक तो कंपनी के अधीन शासन, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन में जो एक्ट आए थे। देखिए इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। 1857 की क्रांति, आप सभी को पता होगा कि आई थिंक सभी को पता तो होना चाहिए कि 1857 से पूर्व जो कंपनी थी, कंपनी के अधिकार में सब कुछ था, राजनीतिक अधिकार और व्यापारिक अधिकार। लेकिन जब से 1857 की क्रांति हुई तब से ब्रिटिश सरकार को लगा कि जो कंपनी अपना काम कर रही है वो अच्छे तरीके से नहीं कर रही है, जिस कारण वहाँ पर विद्रोह हुआ भारत में। ठीक है, तो जब 1857 की क्रांति हुई तब उसके बाद में जो शासन व्यवस्था है वो सीधे क्राउन के हाथ में आ गई। क्राउन से मतलब है जो ब्रिटेन की साम्राज्ञी हैं उनके हाथ में सीधे तरीके से आ चुका था। ठीक है, तो अब भारत के स्वामी कौन बन चुकी थी, ब्रिटेन की महारानी, तथा जो भारतीय प्रजा थी वो किसकी प्रजा बन गई थी, भारतीय महारानी की। तो इस वजह से इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है ना। तो इस वजह से इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे जिससे आपको अच्छे से चीज़ें समझ आने लगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के अधीन शासन की, उसके संबंधित जो भी एक्ट आए थे उनके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जैसा कि मैंने बताया कि कर्मचारी काफ़ी भ्रष्ट हो चुके थे, तो उससे संबंधित काफ़ी बदलाव किए गए थे शासन व्यवस्था में। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर था उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वैसे अभी आप लोग कहेंगे कि नाम में क्या रखा है, बंगाल का गवर्नर था वैसे गवर्नर जनरल था, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले क्या, जैसे पूरा भारत है, ठीक है, पूरा भारत है, तो उसमें क्या था कि सभी प्रोविंस बटे हुए थे। यहाँ पे बॉम्बे था और यहाँ पे मद्रास और यहाँ पे बंगाल, तो ऐसे बिखरी हुई थी ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, सभी जगह अलग अलग रूल्स चलते थे। यहाँ का जो गवर्नर है वो अलग तरीके से रूल चला रहा है, यहाँ का गवर्नर अलग तरीके से और बंगाल का अलग तरीके से। तब क्या किया संसद ने एक एक्ट पारित किया तथा जो बंगाल का गवर्नर है अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उसकी जो जिम्मेदारी है वो किसे दे दी गई, बंगाल के गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके पास ये सभी अधिकार आ चुके थे। अब कई सारे बच्चे पूछेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को ही क्यों, बॉम्बे या मद्रास के को क्यों नहीं। तो देखिए इसमें एक सबसे बड़ा फैक्ट काम करता है कि उस समय बंगाल काफ़ी ज़्यादा धनी प्रांत था। ठीक है, तो धनी होने के कारण यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहीं से मिलता था, साथ में काफ़ी उपजाऊ भूमि थी और काफ़ी ज़्यादा और भी काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं बंगाल में थी। आज जैसा बंगाल की स्थिति हमें देखने को मिलती है गरीब, वैसा उस समय नहीं था। ठीक है, तो जब बात करते हैं पहले गवर्नर जनरल की तो वो कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, और बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, उसके बाद में गवर्नर जनरल की परिषद में अब 4 अन्य सदस्य जोड़ दिए गए। अब जो गवर्नर जनरल है उसका साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया है कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी है वो इसके अंतर्गत आने लगी है। तो अब क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए एक परिषद गठित की गई जिसमें अब कितने सदस्य थे, 4 सदस्य और जोड़ दिए गए। ठीक है, उसके बाद में एक और पॉइंट आता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी कर दी गई, अब 24।
अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है? अब ये अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ है तो ये गवर्नर जनरल की परिषद क्या है? तो इसमें कई सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होगा, डेफिनेटली होगा। तो देखिए क्या था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी वो क्या करती थी, जो सभी कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक मुद्दे होते थे, कोई भी संधि करना है किसी से युद्ध करना है, हमें कहाँ पे अपना व्यापार करना है, क्या आयात करना है, क्या निर्यात करना है, कितना करना है, ये सभी निर्णय कौन लेता था? ये जो डायरेक्टर की एक सदस्य वो बोर्ड था वो इसे डिसाइड करता था। किसकी अध्यक्षता में? गवर्नर जनरल की अध्यक्षता में। ठीक है, तो अब क्या है, गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए जो कानून, मतलब गवर्नर जनरल का काम क्या था? कानून बनाना, और इसका काम क्या था? पूरी व्यवस्था को देखना। तो अब क्या है, जो गवर्नर जनरल का काम था कि उसे कानून बनाने हैं, तो उसके लिए 4 सदस्यीय एक परिषद गठित कर दी गई। वहीं जो बोर्ड है इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई, जो कि किसे डायरेक्ट करता था? कंपनी को। इसके बाद में जो इसका कार्यकाल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कार्यकाल था वो पहले 1 वर्ष हुआ करता था, उसके स्थान पर अब ये बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। साथ में एक और पॉइंट आता है, कोलकाता में 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। अब बंगाल की कैपिटल क्या थी उस समय, जो आज भी है, वही कोलकाता। तो कोलकाता में क्या किया गया कि कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई, या उच्चतम न्यायालय, या इसे कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई। क्योंकि देखिए क्या है, अभी यहाँ पे कोई क्राइम हो रहे हैं, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में कोई क्राइम हो रहे हैं, तो उसके जो कानूनी दांव पेच थे, या जो कह सकते हैं कानूनी न्याय था, या जैसा भी था, उनके जो भी प्रक्रिया होती थी न्याय व्यवस्था की, उससे सॉल्व करने के लिए जो क्रिमिनल्स होते थे उनको, और जो भी सब कुछ विक्टिम्स और सभी लोग को कहाँ जाना पड़ता था? सीधे ब्रिटेन जाना पड़ता था। वहीं की जो न्यायालय थी वहीं पर सुनवाई होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया, ये बात काफ़ी ज़्यादा जो ब्रिटिश संसद को लगी कि काफ़ी ज़्यादा इस पर व्यय होता है, इससे अच्छा हम भारत में ही एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दें, जिससे वहाँ के जो निर्णय हैं, जो न्याय प्रक्रिया है, वो वहीं पर चलती रहे। और अगर कोई ऐसी विशेष प्रक्रिया होती है जब यहाँ पर भी सॉल्व नहीं होती, तो उसकी जो आगे की कार्यवाही है वो ब्रिटेन में आप कर सकते हैं, या याचिका है वो ब्रिटेन में दायर कर सकते हैं। किसके खिलाफ? सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ। उसके बाद में क्या था, तो कि इस एक्ट में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था 1773 में, उसके तहत 1774 में स्थापना हुई किसकी? एक सर्वोच्च न्यायालय की, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैं इसे स्टार कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ इसे अलग से लिख के रख लें। एलिजाह इम्पे और उसके जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो थे चेम्बर्स, हाइड और लेमेस्टर। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है इम्पोर्टेंट, इसे आप नोट डाउन कर लें एक जगह। इसमें एक और प्रावधान किया गया था कि अब बिना लाइसेंस के आप व्यापार नहीं कर सकते थे। पहले क्या होता था कि यदि एक व्यक्ति के पास लाइसेंस है तो वो व्यक्ति क्या करता था, उसका जो लाइसेंस है वो यूज़ करके अपना व्यापार कर सकता था। लेकिन अब क्या है कि जो व्यक्ति है उसका अपने आप में एक व्यापार रहेगा कि मतलब एक लाइसेंस रहेगा जिसके तहत ही वो काम कर सकता है, व्यापार कर सकता है। उसके बाद में उपहार लेने पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, तो अब उपहार लेने पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया। जो कंपनी के कर्मचारी हैं जिनमें भ्रष्टाचार विद्यमान था काफ़ी ज़्यादा, तो वो क्या करते थे, उपहार लेते थे, ठीक है, रिश्वत लेते थे, तो उस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया। अब बात कर लेते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। तो क्या था,
1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था वो क्यों आया था? क्योंकि 1773 का जो एक्ट था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए। तो देखिए, कंपनी के अभी तक क्या था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी 24 सदस्य की, अभी मैंने पहले बताया 24 सदस्य। तो ये क्या करती थी, ये कंपनी के जो सभी व्यापारिक और राजनीतिक मुद्दे होते थे उनकी देखभाल करती थी। लेकिन अब से क्या होने लगा कि अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई तथा जो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलाप हैं उनको अलग अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। कैसे? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका काम अब केवल रह गया व्यापार पर नियंत्रण रखना और व्यापार के जो क्रियाकलाप है उनकी देखरेख करना। वहीं जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात आती है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य था जो राजनीतिक कंपनी के मुद्दे हैं, ठीक है, मतलब कंपनी के जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं या फिर किसी से भी उन्हें संधि करनी है या फिर युद्ध करना है तो उसका जो निर्णय है कौन लेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसके सदस्यों की संख्या 4 के स्थान पर अब 3 कर दी गई। ठीक है, मतलब जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसके सदस्य पहले मैंने कितने बताए थे? गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य 4 थे। तो क्या था, जो निर्णय होता था वो बहुमत से होने लगा था। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल है उसका काम तो केवल इतना रह गया था कि अगर किसी मुद्दे पर विवाद होता है तो निर्णायक वोट कौन देगा? गवर्नर जनरल देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब गवर्नर जनरल के साथ नाइंसाफ़ी होने का लग रहा था कि मतलब ये फिर उसकी आवश्यकता ही क्यों है, क्योंकि वो बस इस निर्णय दे रहा है अब तो अपने पे। इसलिए अब क्या था कि अब निर्णय बहुमत से नहीं बल्कि पूरी सहमति से होने चाहिए। तो इस वजह से 4 के स्थान पर अब 3 सदस्यीय गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना कर दी गई, जिसका काम क्या था? कानून बनाना। कानून संबंध ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में जो भी कानून बनता था वो कौन बनाता था? गवर्नर जनरल। किसकी सलाह पर? गवर्नर जनरल की परिषद की सलाह पर। ठीक है, इसके बाद में जो एक्ट आया था वो आया था 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी उसके जो वेतन भत्ते और पेंशन थी वो अब कहाँ से दिए जाने लगे? भारतीय राजस्व से। मतलब उन्होंने ये अधिनियम पारित किया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके जो भी सदस्य हैं ना, उसके जो पेंशन होगी, ठीक है, और उसके जो भी रख रखाव होगा या फिर जो वेतन होगा, ठीक है, जो भी सब कुछ उसे दिया जाएगा वेतन भत्ते, वो सब किससे दिए जाएंगे? अब भारतीय राजस्व से। जबकि ये तो गलत था ना कि वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और कंपनी ब्रिटेन की है, तो अगर उसे पैसे देने हैं तो ब्रिटेन से दे, ना कि या फिर कंपनी से दे, जो कंपनी कमाई हो रही है उससे, ना कि भारतीय राजस्व से। ठीक है, जो भी भारत से रेवेन्यू मिलता था उससे वो लोग इसको पैसे देना, मतलब इनके वेतन भत्ते और पेंशन देना चाहते थे। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुआ, लेकिन उससे भी दबा दिया गया और ये मान लिया गया कि अब इसे पेंशन और वेतन भत्ते किससे दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से। उसके बाद में एक और पॉइंट आता है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में जो भी विधियाँ बनाई गई हैं, मतलब अभी जो बात हुई थी ना 1773 के जो एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत जो 1774 में हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की। कहाँ? बंगाल में, बंगाल के कोलकाता में। तो क्या था कि अब जो उसके तहत जो भी विधियाँ बनाई गई हैं, है ना, जो भी विधियाँ बनाई जाएंगी ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में या गवर्नर जनरल द्वारा जो भी विधियाँ बनाई जाएगी, कानून बनाए जाएंगे, उन्हें क्या एक लिखित रूप से रखा जाएगा। ठीक है, उन्हें लिखित रूप से रखा जाएगा। साथ में इन विधियों पर नियम बनाने तथा उनकी व्याख्या करने का अधिकार अब किसे मिल गया? केवल न्यायालय को।
कोई भी कानून है जो किसी को सज़ा देने से संबंधित है, उस पर अब उनकी व्याख्या तथा नियम बनाने का अधिकार न्यायालय को मिल गया था। तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, क्योंकि फिर लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद का जो एक्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आप ऐसे ही जुड़े रहें मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।